देखिए उपसह संयोजन यौगिकों का नामकरण। तो देखिए बच्चों, उपसह संयोजन यौगिकों का नामकरण IUPAC द्वारा दिए गए नियमों के आधार पर किया जाता है। तो देखिए बच्चों, क्या होता है कि जो हमारे उपसह संयोजन यौगिक होते हैं उनका नामकरण IUPAC द्वारा दिए गए नियमों के आधार पर किया जाता है, और उन्हीं का हम यहाँ पे आज अध्ययन करेंगे कि IUPAC के नियमों के अनुसार किस तरीके से उपसह संयोजन यौगिकों का नामकरण लिखा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, एक केंद्रकीय उपसह संयोजन यौगिकों का सूत्र लिखना। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे एक केंद्रकीय उपसह संयोजन यौगिकों का सूत्र लिखना, यानी सूत्र किस तरीके से लिखा जाता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, किसी यौगिक का सूत्र उसके संगठन से संबंधित आधारभूत सूचना को सरल तथा संक्षिप्त रूप में लिखने का एक तरीका है। ठीक है, एक केंद्रकीय उपसह संयोजन यौगिकों में एक धातु परमाणु होता है। देखिए बच्चों, एक केंद्रकीय उपसह संयोजन यौगिक क्या होते हैं? जिनमें एक ही केंद्रीय धातु परमाणु होता है। आगे देखिए, इनके सूत्र लिखने के लिए आवश्यक IUPAC नियम निम्नलिखित है। तो देखिए, पहला देखिए, सर्वप्रथम केंद्रीय धातु परमाणु को लिखा जाता है। देखिए बच्चों, सबसे पहले किसे लिखते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु को सबसे पहले लिखते हैं। दूसरा देखिए, उसके पश्चात लिगेंडों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है। तो देखिए बच्चों, क्या होता है कि सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु को लिखा जाता है, यानी सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु को लिखते हैं और उसके बाद में लिगेंडों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है। क्लियर है? आगे देखिए, तीसरा देखिए, बहुदंतुर लिगेंड भी अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में ही लिखे जाते हैं, लेकिन संकेताक्षर के रूप में लिखे हुए लिगेंड के प्रथम अक्षर के आधार पर वर्णमाला के क्रम में उसकी स्थिति तय की जाती है। क्लियर है? आगे देखिए, चौथा पॉइंट देखिए, उपसह संयोजन सत्ता के सूत्र को एक बड़े कोष्टक में लिखा जाता है। देखिए तो ध्यान दीजिए कि जो उपसह संयोजन सत्ता होती है उसके सूत्र को एक बड़े कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। जब लिगेंड बहुपरमाणुक हो तो उनके सूत्रों को छोटे कोष्टक में लिखते हैं। देखिए जो ध्यान दीजिएगा भाई, अगर लिगेंड बहुपरमाणुक हो तो क्या होता है, उनके सूत्रों को छोटे कोष्टक में, देखिए इस तरीके से छोटे कोष्टक में लिखते हैं। संकेताक्षर में लिखे लिगेंड को भी छोटे कोष्टक में लिखते हैं। क्लियर है? आगे देखिए, पांचवा देखिए, समन्वय मंडल में धातु तथा लिगेंडों के सूत्रों के मध्य कोई स्थान नहीं छोड़ा जाता है। छठा देखिए, जब किसी आवेश युक्त उपसह संयोजन सत्ता का सूत्र बिना किसी प्रति आयन के लिखा जाता है तो उपसह संयोजन सत्ता का कुल आवेश बड़े कोष्टक के ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये क्या हुए, ये कुछ IUPAC के नियम हुए जिसके आधार पर हम उपसह संयोजन यौगिकों के सूत्र के बारे में लिखते हैं। और देखिए इसमें होता क्या है, एक बड़े कोष्टक के अंदर, देखिए बच्चों समझने की कोशिश कीजिए कि बड़े कोष्टक के अंदर इस सूत्र को लिखा जाता है। सबसे पहले लिखते हैं धातु परमाणु को, यानी धातु परमाणु या धातु आयन को लिखते हैं, उसके बाद लिखा जाता है लिगेंड को। और देखिए बच्चों, जो लिगेंड होते हैं, लिगेंड को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है और यहाँ पे लिखा जाता है इनकी संख्या, यानी लिगेंड की संख्या लिखी जाती है कि लिगेंड कितने उपस्थित है। और इस पूरे संकुल पर, यानी हम बोल सकते हैं कि इस पूरे पर जो आवेश होता है उसे यहाँ पे देखिए इस ब्रैकेट, इस बड़े ब्रैकेट के बाहर यहाँ ऊपर लिखा जाता है, यानी कोष्टक के ऊपर की ओर यहाँ आवेश लिखा जाता है। क्लियर है? तो देखिए समझने की कोशिश करिए। जैसे उदाहरण देखिए बच्चों, देखिए सूत्र लिखे हुए इन उदाहरणों से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये क्या है, ये देखिए बच्चों बड़ा ब्रैकेट है, बड़े ब्रैकेट में सबसे पहले किसको लिखा, धातु को लिखा। ठीक है, धातु आयन को लिखा, यानी CO कोबाल्ट को लिख दिया। और यहाँ ब्रैकेट में देखिए, ब्रैकेट में लिगेंड को लिखा है CN, यहाँ पे साइनाइड, यहाँ पे लिगेंड है तो CN। और देखिए इसे छोटे ब्रैकेट में लिखा है, देखिए छोटे ब्रैकेट में लिगेंड को लिखा है और ये कितने हैं, 6 है। और देखिए इस पूरे संकुल पे, यानी इस पूरे संकुल की बात की जाए तो इस पे आवेश है 3-, जिसे बड़े कोष्टक के ऊपर लिखा जाता है। क्लियर है? इसी तरीके से दूसरा उदाहरण देखिए, देखिए ये बड़ा ब्रैकेट है और इसके अंदर ये Cr, ये क्रोमियम है। ठीक है, और ये देखिए ब्रैकेट में क्या है, H2O, यहाँ पे जल एक लिगेंड है और जल कितने हैं, 6।
यानी 6 है यहाँ पे जो जल है उनकी संख्या। और देखिए इस पूरे पे आवेश कितना है, तो इस ब्रैकेट के ऊपर की तरफ ये क्या लिख दिया, 3 प्लस आवेश को लिख दिया जाता है। क्लियर है, चलिए आगे देखिए। 7वां देखिए, धनायन तथा ऋणायन के आवेशों को संतुलित किया जाता है। और देखिए जो ध्यान दीजिएगा कि धनायन तथा ऋणायन के जो आवेश होते हैं उन्हें हमेशा क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है। अब उदाहरण देखिए, देखिए बच्चों इसे उदाहरण से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए पहला उदाहरण देखिए, डाईएमीन डाईक्लोरिडो प्लेटिनम सेकंड। देखिए समझिए इसका सूत्र कैसे लिखेंगे। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम लिखते हैं धातु को, ठीक है। तो लीजिए भाई ये बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, ये बड़े ब्रैकेट है, देखिए दोनों तरफ बड़े ब्रैकेट है। सबसे पहले धातु, धातु क्या है, प्लेटिनम सेकंड, यानी प्लेटिनम सेकंड आयन है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने लिख दिया प्लेटिनम, ठीक है। उसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में हम लिगेंड को लिखते हैं। तो देखिए डाईएमीन, देखिए ध्यान दीजिए डाईएमीन, यानी एमीन का मतलब है यहाँ पे NH3, ये लिगेंड है। और डाई का मतलब है ये कितनी बार है, 2 बार। तो हमने ये छोटे ब्रैकेट में क्या लिख दिया, NH3 और यहाँ लगा दिया बाहर 2, यानी NH3 का होल ट्वाइस, यानी क्योंकि ये क्या है, डाईएमीन है। फिर डाईक्लोरिडो, डाईक्लोरिडो का मतलब है कि Cl लिगेंड है, Cl माइनस, देखिए Cl माइनस होता है लिगेंड, यानी क्लोराइड लिगेंड है। और डाई, डाई का मतलब है ये भी कितने हैं, 2 है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, Cl2 लिख देंगे। और देखिए बच्चों जो लिगेंड है वो Cl माइनस के रूप में है। देखिए समझने की कोशिश कीजिए कि जो लिगेंड होता है वो Cl माइनस होता है, क्लोराइड होता है। लेकिन यहाँ पे कभी भी हम इस लिगेंड के ऊपर आवेश प्रदर्शित नहीं करते हैं। आवेश हमेशा प्रदर्शित किया जाता है पूरे संकुल के ऊपर, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। अगर कोई आवेश होता है, यानी संकुल धनायन भी हो सकता है, कोई ऋणायन भी हो सकता है और उदासीन भी हो सकता है, तो हमेशा जो आवेश होता है वो संकुल के ऊपर की तरफ, यहाँ ब्रैकेट के बाहर ऊपर लिखा जाता है। कभी भी लिगेंडों के ऊपर आवेश प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो Cl है हम कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे Cl कितने हैं, 2 है। तो देखिए Cl2, और ये ब्रैकेट से हमने इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो देखिए ये इसका क्या हो गया, हमारे डाईएमीन डाईक्लोरिडो प्लेटिनम सेकंड का ये क्या हो गया, सूत्र हो गया। क्लियर है। ऐसे आगे देखिए दूसरा, देखिए डाईक्लोरिडो बिस एथेन 1,2 डाईएमीन प्लेटिनम 4 नाइट्रेट। अब देखिए बच्चों ये जो सेकंड नंबर का उदाहरण है इसमें संकुल आयन भी दिया हुआ है, साथ में प्रति आयन भी दिया हुआ है। क्लियर है। अब देखिए सबसे पहले हम संकुल को लिखने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे संकुल को आप ध्यान से देखेंगे तो संकुल में धातु क्या है, धातु आयन है यहाँ पे प्लेटिनम, प्लेटिनम 4, यानी जो प्लेटिनम है वो 4 ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है। तो सबसे पहले देखिए हम बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और हम यहाँ पे लिख देंगे प्लेटिनम, लिख दिया। अब देखिए डाईक्लोरिडो, डाईक्लोरिडो का मतलब है Cl 2 बार है जो लिगेंड है, तो Cl2 लिख दिया। इसके बाद देखिए बिस, देखिए बच्चों बिस का मतलब भी होता है 2, हम पढ़ेंगे इसके बारे में, बिस है, ट्रिस है, टेट्रा किस है, इनका क्या मतलब होता है। तो देखिए बच्चों होता क्या है कि जब लिगेंड के अंदर ही, भाई कोई लिगेंड है और उसके नाम के अंदर ही डाई, ट्राई, टेट्रा ये शब्द लगे हुए हो तो हम वहां पर बिस, ट्रिस, टेट्रा किस इन शब्दों को काम में लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा लिगेंड है एथेन 1,2 डाईएमीन। तो आपने देखा इस लिगेंड के अंदर डाई, भाई लिगेंड के नाम के अंदर ही डाई आ रहा है, तो हम अभी जब ये लिगेंड 2 है तो हम डाई शब्द काम में नहीं लेंगे, हम क्या काम में लेंगे, बिस, ठीक है। तो देखिए बिस एथेन 1,2 डाईएमीन, इसका मतलब हुआ कि जो हमारा ये एथेन 1,2 डाईएमीन जो लिगेंड है ये बिस, बिस का मतलब कितनी बार है, 2 बार, ठीक है। और हमें पता है कि एथेन 1,2 डाईएमीन को हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, EN, और ब्रैकेट के बाहर हम क्या लगा देंगे, 2। भाई बिस लिखा हुआ है ना, बिस एथेन 1,2 डाईएमीन, यानी एथेन 1,2 डाईएमीन 2 बार है, तो हम इसे इस तरीके से लिख देंगे EN और ब्रैकेट के बाहर 2, ठीक है। और ये हम बड़े ब्रैकेट से हमने हमारे संकुल को क्या कर दिया, बंद कर दिया। और अब हमें दिया हुआ है नाइट्रेट, देखिए हमें क्या दिया हुआ है, नाइट्रेट दिया हुआ है प्रति आयन, तो हम यहाँ लिख देंगे NO3 और इसके बाहर भी क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये इसका क्या हो गया, सूत्र हो गया। क्लियर है बच्चों। आगे देखिए, देखिए बच्चों एक केंद्रकीय उपसय संयोजन यौगिकों का नामकरण। तो
तो देखिए बच्चों, उपचय संयोजन यौगिकों के सूत्र किस प्रकार से लिखे जाते हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और अब हम बात करेंगे कि उपचय संयोजन यौगिकों के सूत्र से इनका IUPAC नामकरण कैसे लिखा जाता है। और देखिए बच्चों, यहाँ पे भी योगात्मक नियमों के अनुसार ही उपचय संयोजन यौगिकों का नामकरण किया जाता है। और यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे लिगेंड के बारे में, यानी किस तरीके से लिगेंडों को नाम दिया जाता है और किस प्रकार से धातु आयन को नाम दिया जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और उसके बाद कुछ उदाहरणों को लेते हुए हम IUPAC नामकरण को समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे लिगेंडों का नामकरण, यानी लिगेंडों का नामकरण किस तरीके से करते हैं। तो देखिए, उपसय संयोजन यौगिकों के नामकरण में लिगेंडों के IUPAC नाम प्रयुक्त किए जाते हैं। तो देखिए बच्चों, क्या होता है कि भाई जब उपसय संयोजन यौगिकों का नामकरण लिखा जाता है तो लिगेंडों के IUPAC नामकरण काम में लिए जाते हैं। लिगेंडों के IUPAC नाम के लिए निम्नलिखित नियम प्रयुक्त किए जाते हैं। तो देखिए आगे देखिए, सबसे पहले देखिए ऋणात्मक लिगेंड। देखिए, यदि ऋणायन के नाम के अंत में आइड, आइट तथा एट आता है तो इनके नाम के अंत में सामान्यतः ओ लिखा जाता है। देखिए तो समझने की कोशिश करिए कि अगर हमारा लिगेंड कोई ऋणात्मक होता है या हम बोल सकते हैं कोई ऋणायन होता है तो इसके नाम के अंत में हम क्या काम में लेते हैं, ओ, यानी नाम के अंत में ओ लिखा जाता है। क्लियर है? देखिए आगे देखिए बच्चों, इस सारणी से आपको ये चीज और क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से लिगेंड का नाम लिखा जाता है। तो देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करिए इस सारणी को। देखिए, ये यहाँ पे आपको कोई ऋणात्मक लिगेंड दिए गए हैं। ये तो है लिगेंड, ये है उनके आयनिक नाम और ये है लिगेंड का नाम, यानी लिगेंड का IUPAC नाम क्या होगा वो आपको दिए गए हैं। और देखिए समझने की कोशिश करिए और ये आपको याद भी होने चाहिए। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले लिगेंड है H-, ठीक है, इसका नाम होता है हाइड्राइड, इसका आयनिक नाम। और इस लिगेंड का जो IUPAC नाम होता है वो क्या होता है, हाइड्रिडो। यानी जब हम IUPAC में उपसय संयोजन यौगिकों का नामकरण करते हैं तो इस H- को लिखते हैं हाइड्रिडो। ठीक है, आगे देखिए O2-, देखिए ये ऑक्साइड है और इसका नाम होगा ऑक्सो। इसी तरीके से देखिए O2-, ये है परोक्साइड। देखिए परोक्साइड आयन है और इसका नाम कैसे लिखेंगे IUPAC में, पर ऑक्सो। ऐसे देखिए NH2- है, ये इमाइड है, इसको लिखते हैं इमिडो। ऐसे देखिए NH2, देखिए NH2 और फिर इस पे माइनस आवेश है, एमिडो, इसको एमिडो ही लिखा जाता है IUPAC के रूप में। ऐसे देखिए SCN-, ये थायोसाइनेट है, इसे IUPAC में लिखते हैं थायोसाइनेटो। क्लियर है? ऐसे देखिए NCS-, ये आइसोथायोसाइनेट है, इसे लिखते हैं आइसोथायोसाइनेटो। क्लियर है बच्चों? आगे देखिए NO2-, देखिए NO2- क्या है, नाइट्राइट है। और देखिए अगर ये नाइट्राइट नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ता है, अगर ये लिगेंड नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ता है, यानी NO2-, यानी नाइट्रोजन की तरफ से अगर ये जुड़ता है, इसे लिखते हैं नाइट्रिटो-N। ठीक है, यानी नाइट्रिटो-N इस तरीके से लिखा जाता है। और अगर ये नाइट्राइट, देखिए ये NO2- नाइट्राइट अगर ऑक्सीजन की तरफ से जुड़ता है, यानी ONO-, ऑक्सीजन की तरफ से अगर ये जुड़ता है तो ये होता है नाइट्रिटो-O, यानी अब इसका IUPAC नाम क्या होगा, नाइट्रिटो-O। क्लियर है? और ऐसे देखिए HS-, ये होता है मरकेप्टाइड और इसे लिखते हैं मरकेप्टो। क्लियर है? आया समझ में? आगे देखिए, ऐसे देखिए बच्चों, ये आपको और ऋणात्मक लिगेंड दिए गए यहाँ पे। देखिए CH3O-, देखिए ये मेथोक्साइड होता है, मेथोक्साइड आयन, और इसका नाम होता है मेथोक्सो। क्लियर है? इसी तरीके से देखिए OH-, हाइड्रोक्साइड आयन, इसका जो नाम होता है IUPAC वो हाइड्रोक्सो होता है। इसी तरीके से देखिए SO4-, यानी सल्फेट है, इसका नाम होता है सल्फेटो। ऐसे ही देखिए SO3-, सल्फाइट, इसका होता है सल्फाइटो। IUPAC नाम क्या होगा, सल्फाइटो। ऐसे ही देखिए S2O3 और इस पे आवेश है 2-, यानी थायोसल्फेट, इसका नाम होता है थायोसल्फेटो। NO3- नाइट्रेट, नाइट्रेटो। CO3 और इस पे आवेश है 2-, कार्बोनेट, देखिए इसका नाम क्या है, कार्बोनेट आयन, और IUPAC नाम क्या होगा, कार्बोनेटो। ऐसे देखिए CN-, साइनाइड आयन, इसका होगा साइनो। क्या होगा IUPAC नाम, साइनो। ऐसे देखिए CNO-, यानी साइनेट आयन,
इसका होगा साइनेटो। इसी तरीके से देखिए NCO- यानी आइसोसाइनेट, इसका IUPAC में नाम लिखेंगे आइसोसाइनेटो। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। ऐसी देखिए और ऋणात्मक लिगेंड देखिए बच्चों C2O4 ठीक है, ये होता है ऑक्सेलेट आयन और देखिए इसका नाम क्या होगा IUPAC में, ऑक्सेलेटो। इसी तरीके से देखिए CH3COO- यानी एसीटेट आयन है, इसका नाम होगा एसीटेटो। इसी तरीके से देखिए H2NCH2COO और इस पे आवेश है माइनस, ये होता है ग्लाइसिनेट आयन और देखिए इसका नाम होगा ग्लाइसिनेटो। इसी तरीके से देखिए F- फ्लोराइड, इसका नाम होगा फ्लोरिडो। Cl- क्लोराइड आयन का नाम होगा क्लोरिडो। Br- ब्रोमाइड आयन, इसका नाम होगा ब्रोमिडो। और I- यानी आयोडाइड आयन का नाम होगा आयोडाइडो। क्लियर है? तो देखिए बच्चों, ये आपको ऋणात्मक लिगेंडों के IUPAC नाम समझ में आए होंगे और जो इनके देखिए ये जो नाम दिए गए हैं, जो लिगेंड के ये IUPAC नाम दिए गए हैं, ये आपको याद होने चाहिए क्योंकि इन्हें हम जब उपसे संयोजन यौगिकों का हम IUPAC नामकरण लिखेंगे तो हम इन्हें ही काम में लेंगे। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। अब देखिए दूसरा, देखिए उदासीन लिगेंड। देखिए बच्चों, अब हम उदासीन लिगेंड का नाम कैसे देते हैं। देखिए उदासीन लिगेंडों का साधारण नाम ही प्रयुक्त किया जाता है। जैसे देखिए C6H6 या इसे हम क्या बोलते हैं, बेंजीन। ये बेंजीन ही तो होती है, हम लोग पढ़ के आए हुए हैं। देखिए ये क्या होती है हमारी, बेंजीन। ऐसे देखिए C5H5N, या हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं या शॉर्ट में PY के रूप में लिख सकते हैं, ये होती है पिरीडीन। ऐसे देखिए PH3 फास्फीन, O2 डाई ऑक्सीजन, R3P ट्राई एल्किल फॉस्फीन, N2 डाई नाइट्रोजन। तो हमने क्या देखा कि जो उदासीन लिगेंड होते हैं उनके साधारण नाम ही काम में लिए जाते हैं। क्लियर है? आगे देखिए PH3P यानी ये हो गया ट्राईफेनिल फॉस्फेन, CH3NH2 ये हो गया मैथिलएमीन या मैथेनेमीन। क्लियर है? अब देखिए कुछ उदासीन लिगेंडों के विशेष नाम प्रयुक्त किए जाते हैं तथा इन्हें छोटे कोष्टक में लिखा जाता है। तो देखिए बच्चों, जो कुछ उदासीन लिगेंड होते हैं उनके कुछ विशेष नाम काम में लिए जाते हैं। तो देखिए उदाहरण देखिए, जैसे H2O जो जल है, इसका क्या नाम काम में लेते हैं, एक्वा। ठीक है? ऐसे ही CS, इसका नाम लेते हैं हम थायोकार्बोनिल, यानी थायोकार्बोनिल काम में लेते हैं। NH3 अमोनिया, इसका काम में लेते हैं एमीन। ठीक है? NO, इसका हम काम में लेते हैं नाइट्रोसिल। CO, इसका काम में लेते हैं कार्बोनिल, यानी जब नामकरण किया जाएगा तो हम IUPAC नाम क्या लिखेंगे इसका, कार्बोनिल। और NS, इसका काम में लेते हैं थायोनाइट्रोसिल। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। अब देखिए बच्चों, इस टेबल से आपको ये उदासीन लिगेंड और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। देखिए यहां भी समझने की कोशिश करिए। देखिए तो ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको दिए गए हैं लिगेंड, ये उदासीन लिगेंड दिए गए हैं, ये इनके आयनिक नाम और इनके यहाँ पे लिगेंड का नाम, यानी IUPAC में क्या नाम है वो यहाँ दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे H2O, NH3, NO, CO, CS और देखिए H2N, CH2, CH2, NH2, ये आपको क्या दिए गए हैं, उदासीन लिगेंड दिए गए हैं। और देखिए इनके नाम देखिए, जल ये होता है अमोनिया, ये नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोसल्फाइड, एथिलीन डाई एमीन। क्लियर है? अब हम देख लेते हैं कि इनके IUPAC नाम हम लोग क्या काम में लेते हैं। तो देखिए इन लिगेंडों के नाम देखिए जल को बोलते हैं एक्वा, अमोनिया को बोलते हैं एमीन, नाइट्रिक ऑक्साइड को नाइट्रोसिल, कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बोनिल, कार्बन मोनोसल्फाइड को थायोकार्बोनिल और देखिए एथिलीन डाईएमीन को हम एथेन 1,2 डाईएमीन या शॉर्ट में ब्रैकेट में EN, इस तरीके से भी इसको काम में लेते हैं। क्लियर है? ये चीज आपको समझ में आई? चलिए आगे। ऐसे देखिए और उदासीन लिगेंड देखिए ये आपको दिया गया है CH3 और ब्रैकेट के बाहर क्या है 3N, ये होता है ट्राईमेथिलएमीन और देखिए इसका नाम ट्राईमेथिलएमीन ही काम में लिया जाता है। इसी तरीके से देखिए CH3 और ब्रैकेट के बाहर 3 और ये P, ये हो गया ट्राईमेथिल फॉस्फीन। देखिए इसका IUPAC नाम ट्राईमेथिल फॉस्फीन ही होता है। और देखिए ये हो गई पिरिडीन और देखिए इसको पिरिडीन ही काम में लिया जाता है।
क्लियर है? तो ये आपको उदासीन लिगेंड के नामकरण भी समझ में आए होंगे। चलिए आगे देखिए। अब देखिए तीसरा, देखिए धनात्मक लिगेंड। देखिए धनात्मक लिगेंडों के नाम के अंत में अनुलग्न इयम प्रयुक्त किया जाता है। देखिए जो समझने की कोशिश करिए कि जो धनात्मक लिगेंड होते हैं उनके नाम के अंत में क्या काम में लेते हैं? इयम काम में लेते हैं, इयम अनुलग्न। तो देखिए यहाँ पे उदाहरण देखिए, देखिए बच्चों NO+, इसको कहते हैं नाइट्रोसीलियम या नाइट्रोसोनियम, ठीक है। इसी तरीके से देखिए दूसरा, देखिए NH2 और NH3+, इसे बोलते हैं हाइड्रोजीनियम, तथा तीसरा देखिए NO2+, इसे बोलते हैं नाइट्रोनियम, ठीक है। तो देखा आपने भाई जो धनात्मक लिगेंड होते हैं उनके नाम के अंत में हमने क्या काम में लिया? इयम, इयम अनुलग्न को हमने काम में लिया। ये देखिए नाइट्रोसीलियम या नाइट्रोसोनियम, ये हो गया हाइड्रोजीनियम, ये हो गया नाइट्रोनियम। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। देखिए बच्चों इस सारणी से इन धनात्मक लिगेंड को भी आप लोग समझने की कोशिश करिए। देखिए ये है हमारा लिगेंड H3O और इस पे आवेश है प्लस। इसका आयनिक नाम होता है हाइड्रोनियम और जो लिगेंड का आयुपेसी नाम है वो भी क्या होता है? हाइड्रोनियम। इसी तरीके से देखिए NO+ है तो नाइट्रोसो, आयनिक नाम नाइट्रोसो होता है और हम आयुपीएसी में यानी इस लिगेंड का नाम क्या देंगे हम लोग? नाइट्रोसोनियम। इसी तरीके से देखिए NO2+ की बात करें तो ये नाइट्रोनियम है और इसका नाम भी इस लिगेंड का नाइट्रोनियम ही होता है, यानी आयुपीएसी में भी इसको नाइट्रोनियम ही लिखते हैं। और इसी तरीके से देखिए NH2 NH3+ हाइड्रोजीनियम और आयुपीएसी नाम भी क्या होगा इस लिगेंड का? हाइड्रोजीन, ठीक है। तो आपको धनात्मक लिगेंड के भी नाम समझ में आए होंगे। तो देखिए बच्चों ये लिगेंडों को किस तरीके से नाम दिया जाता है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे कि यौगिकों का नामकरण किस तरीके से किया जाता है। तो देखिए आगे देखिए दूसरा, यौगिकों का नामकरण। तो देखिए उपसय संयोजन यौगिकों के नाम योगात्मक नामकरण के सिद्धांत के आधार पर दिए जाते हैं। देखिए बच्चों समझ में आई बात आपको? भाई उपसय संयोजन यौगिकों के जो नाम होते हैं वो योगात्मक नामकरण के सिद्धांत के आधार पर ही दिए जाते हैं। इस प्रकार धातु से जुड़े समूहों यानी लिगेंडों के नाम उपयुक्त गुणक सहित धातु के नाम से पहले लिखे जाते हैं। देखिए तो समझने की कोशिश करिए, भाई धातु से जुड़े हुए जो लिगेंड होते हैं उनके नाम धातु से पहले लिखते हैं और उपयुक्त गुणक के आधार पर लिखते हैं, यानी उनकी कितनी संख्या है उसके आधार पर। उपसय संयोजन यौगिकों के नामकरण में मुख्यतः निम्नलिखित नियम प्रयुक्त होते हैं। तो देखिए नियम देखिए, पहला देखिए सर्वप्रथम धनायन का नाम तथा फिर ऋणायन का नाम लिखते हैं, चाहे उपसय संयोजन सत्ता धनावेशित हो या ऋणावेशित। तो देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए कि कोई भी अगर उपसय संयोजन यौगिक होता है तो सबसे पहले हम धनायन का नाम लिखते हैं और फिर ऋणायन का नाम लिखते हैं, चाहे उपसय संयोजन सत्ता धनावेशित हो या ऋणावेशित। इस पे कुछ भी निर्भर नहीं करता है, बस हमें ये ध्यान में रखना है कि जो धनायन है उसका नाम पहले आएगा और ऋणायन का नाम बाद में आएगा। क्लियर है? दूसरा देखिए केंद्रीय परमाणु यानी आयन के नाम से पहले लिगेंडों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखे जाते हैं। और देखिए जो केंद्रीय परमाणु या जो आयन होता है उसके नाम से पहले लिगेंडों के नाम लिखते हैं और हमेशा लिगेंडों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखे जाते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। तीसरा देखिए जब उपसय संयोजन सत्ता में समान लिगेंडों की संख्या एक से अधिक हो तो उनकी संख्या को दर्शाने के लिए उनके नाम से पूर्व डाई, देखिए 2 के लिए डाई, ट्राई 3 के लिए ट्राई आदि शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। तो देखिए बच्चों अगर उपसय संयोजन सत्ता में कोई भी लिगेंड अगर ज़्यादा संख्या में है यानी 1 से ज़्यादा संख्या में है तो अगर वो 2 है यानी लिगेंड अगर वहाँ पे 2 है तो हम काम में लेंगे डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा। तो इस तरीके से इन शब्दों को काम में लेते हैं और ये शब्द हमें क्या प्रदर्शित करते हैं? लिगेंडों की संख्या को। क्लियर है? आगे देखिए लेकिन जब लिगेंड के नाम में ही पूर्व लगन डाई, ट्राई इत्यादि हो या कार्बनिक लिगेंड जैसे बेंजीन, पिरिडीन, PPH3, थायोसल्फेट, साइक्लोपेंटाडाइनिल इत्यादि हो तब बिस, ट्रिस, टेट्राकिस आदि शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। देखिए बच्चों ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अगर लिगेंड के नाम में ही डाई, ट्राई, टेट्रा ये शब्द अगर होता है तो हम उनकी संख्या बताने के लिए 2 अगर उनकी संख्या है तो 20,
3 है तो ट्रिस और 4 है तो टेट्राकिस, यानी इन शब्दों को काम में लेते हैं तथा ऐसे लिगेंडों को कोष्टक में लिखा जाता है। और देखिए इसको उदाहरण से समझने की कोशिश करिए। देखिए बच्चों उदाहरण देखिए, उदाहरण देखिए NiCl2 और ये देखिए ब्रैकेट में क्या है PPH3 का होल ट्वाइस, और ये देखिए ब्रैकेट से इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, ये कोई संकुल हमें दिया हुआ है और इसका नाम क्या होगा। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम नाम देते हैं लिगेंड को। ठीक है, और लिगेंड में भी अगर हम लोग बात करें तो देखिए ये लिगेंड तो क्लोरिडो है, और ये जो लिगेंड है ये क्या है, ट्राइफेनिल फॉस्फीन है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अंग्रेजी वर्णमाला की तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, क्लोरीन को लिखेंगे। तो देखिए क्या होगा, ये 2 है, Cl2 है तो ये हो जाएगा डाइक्लोरिडो। क्या हो गया, डाइक्लोरिडो। ठीक है, अब देखिए ये लिगेंड भी 2 है। देखिए बच्चों ये जो लिगेंड है ट्राइफेनिल फॉस्फीन ये भी 2 है, लेकिन इसके नाम में ही ट्राइफेनिल फॉस्फीन आ रहा है, तो इसकी संख्या को बताने के लिए हम क्या काम में लेंगे, 20। क्लियर है, तो देखिए यहाँ पे डाइक्लोरिडो 20, देखिए 20, और अब इसके नाम को हम ब्रैकेट में लिखेंगे ट्राइफेनिल फॉस्फीन, निकल सेकेंड है। क्लियर है, तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका हो गया IUPAC नाम। क्लियर है बच्चों, आगे देखिए चौथा पॉइंट देखिए, धनावेशित, ऋणावेशित तथा उदासीन उपसह संयोजन सत्ता में धातु की ऑक्सीकरण अवस्था को रोमन अंकों में कोष्टक में दर्शाया जाता है। देखिए जो समझने की कोशिश करिए कि धनावेशित, ऋणावेशित तथा उदासीन उपसह संयोजन सत्ता में जो धातु की ऑक्सीकरण अवस्था होती है उसे रोमन अंकों में कोष्टक में दर्शाया जाता है। और देखिए उदाहरण से समझिए, देखिए जो उदाहरण से समझिए, देखिए ये आपको कोई संकुल दिया हुआ है, ये ब्रैकेट है बड़ा ब्रैकेट, इसमें देखिए Cu, छोटे ब्रैकेट में CN4, और देखिए इस पूरे पे आवेश है 3-, ये कोई संकुल दिया गया है। और देखिए इसमें कॉपर का ऑक्सीकरण अंक +1 है। देखिए बच्चों कॉपर का ऑक्सीकरण अंक क्या है, +1। तो जब इसका नाम लिखेंगे तो हम कॉपर फर्स्ट इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो इसे कॉपर फर्स्ट के रूप में लिखा जाता है। और देखिए बच्चों यहाँ समझ लीजिए कि ये कॉपर और ये फर्स्ट यानी ऑक्सीकरण अवस्था जो +1 है वो कैसे निकली। देखिए इसे समझ लीजिए, देखिए ये हमारा संकुल है Cu CN4 3-। देखिए बच्चों समझ लीजिए, देखिए हमें कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था पता करनी है। क्लियर है, इसे हमने मान लिया X, क्या मान लिया, X मान लिया। ठीक है, अब हमने लगा दिया यहाँ पे प्लस। अब देखिए लिगेंड यहाँ पे क्या है, साइनाइड लिगेंड है। देखिए बच्चों जो साइनाइड लिगेंड है वो Cn- इस रूप में होता है, यानी इस पे -1 आवेश होता है। और जो साइनाइड लिगेंड है इनकी संख्या कितनी है, 4 है, यानी हम क्या कर देंगे, 4 को गुणा कर देंगे -1 से। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए, जो हमारा ये साइनाइड लिगेंड है साइनो, ये Cn- के रूप में होता है, यानी इस पे -1 आवेश होता है। तो -1 और इसको गुणा कर देंगे 4, क्योंकि इसकी संख्या कितनी है साइनाइड की, 4 है, यानी जो ये हमारे साइनाइड आयन है इनकी संख्या 4 है, 4 लिगेंड है यहाँ पे साइनाइड के। तो हम क्या कर देंगे, 4 को गुणा कर देंगे -1 से, और इस पूरे संकुल पे आवेश क्या है, -3। ठीक है, तो इसके बराबर कर दिया, यानी इसको हमने बराबर कर दिया -3 के। अब देखिए ये हो जाएगा X, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -4 बराबर -3। क्लियर है, जब -4 को हम उधर लेके जाएंगे बराबर की उधर, तो ये हो जाएगा X बराबर -3 + 4, और हमारा X बराबर निकल के आ जाएगा +1। ठीक है, तो आया समझ में आपको कि किस तरीके से कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था निकली +1। तो इस तरीके से देखिए, इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी संकुल आयन में उपस्थित धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था को ज्ञात कर सकते हैं। और जो ऑक्सीकरण अवस्था आती है उसे रोमन में, देखिए रोमन अंक में इस तरीके से कॉपर, और ब्रैकेट में देखिए इस तरीके से फर्स्ट, इस तरीके से लिखा जाता है। क्लियर है, चलिए आगे देखिए 5वां देखिए, यदि संकुल आयन धनावेशित हो तो धातु का नाम वही लिखते हैं जो तत्व का नाम है। देखिए तो समझने की कोशिश करिए कि अगर हमारा कोई संकुल आयन धनावेशित होता है, भाई कोई भी संकुल आयन, देखिए समझिए, अगर हमारा संकुल आयन धनावेशित होता है, उस पर अगर प्लस आवेश होता है तो धातु का नाम वही लिखते हैं जो कि तत्व का नाम है। देखिए उदाहरण देखिए, CO यानी कोबाल्ट को कोबाल्ट तथा प्लेटिनम को प्लेटिनम ही लिखा जाता है। लेकिन जब संकुल आयन ऋणावेशित होता है, देखिए बच्चों, जब संकुल आयन ऋणावेशित होता है तब धातु के नाम के अंत में अनुलग्न 8 लगाया जाता है,
यानी समझिए कि अगर हमारा संकुल आयन ऋणावेशित होता है तब धातु के नाम के अंत में क्या लगाते हैं, अनुलग्न 8 प्रयुक्त किया जाता है। क्लियर है। चलिए आगे देखिए, उदाहरण देखिए बच्चों, ये कोई हमें ऋणात्मक संकुल दिया हुआ है, यानी ये कोई संकुल है ऋणात्मक। इसमें अगर हम कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट को हम क्या लिखेंगे, कोबाल्टेट। क्या लिखेंगे, कोबाल्टेट, क्योंकि ये संकुल कैसा है, ऋणात्मक संकुल है। क्लियर है। आगे देखिए, कुछ धातुओं के लिए उनके संकुल ऋणायनों का नाम लिखते समय धातु के लैटिन नाम प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे देखिए Fe यानी आयरन के लिए फेरेट, Ag यानी सिल्वर के लिए अर्जेंटेट, Au यानी गोल्ड के लिए ऑरेट तथा Cu कॉपर के लिए क्यूप्रेट। तो देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करिए कि जो कुछ धातु है उनके संकुल ऋणायनों का जब नाम लिखा जाता है तो धातु के लैटिन नाम, जैसे Fe के लिए फेरेट, Ag के लिए अर्जेंटेट, Au के लिए ऑरेट तथा Cu के लिए क्यूप्रेट काम में लिए जाते हैं। क्लियर है। चलिए आगे, छठा देखिए, उदासीन संकुल का नाम भी धनावेशित संकुल की भांति ही लिखा जाता है। सातवां देखिए, प्रति आयनों की संख्या को संकुल के नाम में नहीं लिखा जाता है तथा उनका सामान्य नाम ही प्रयुक्त किया जाता है। आठवां देखिए, संकुल यौगिकों का नाम अंग्रेजी में लिखते समय बड़े अक्षर से प्रारंभ नहीं किया जाता है। क्लियर है। आगे नवा देखिए, संकुल यौगिक का पूरा नाम एक ही शब्द के रूप में लिखा जाता है। देखिए जो समझने की कोशिश करिए कि संकुल यौगिक का जो पूरा नाम होता है वो एक ही शब्द के रूप में लिखा जाता है, अर्थात शब्दों के मध्य कोई अंतराल यानी कोई भी गैप या स्पेस नहीं रखते हैं। क्लियर है। तो ये क्या हो गए, ये IUPAC नाम लिखने के कुछ नियम हो गए। और देखिए बच्चों, IUPAC नाम को हम 2 उदाहरणों से समझ लेते हैं। देखिए ये 2 उदाहरण दिए गए हैं आपको। देखिए बच्चों, ये 2 उदाहरण दिए गए हैं। देखिए पहला दिया गया है K4 और ब्रैकेट में क्या है Fe और ये छोटे ब्रैकेट में Cn और ये 6। क्लियर है। अब देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करिए, ये तो हो गया प्रति आयन और ये हो गया हमारा संकुल। ठीक है। अब देखिए इसको नाम कैसे देंगे। सबसे पहले नाम देते हैं धनायन को। देखिए यहाँ पे धनायन है K, यानी जो ये पोटेशियम है ये धनायन है, तो इसका नाम हो जाएगा देखिए पोटेशियम। सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, पोटेशियम। अरे भाई हमारा जो ये संकुल है ना, देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए, भाई हमारा ये जो संकुल है ये कैसे टूटेगा, ये टूटेगा K तो प्लस का और FeCN6 और ये -4 का। ठीक है। तो सबसे पहले हमने किसको नाम दे दिया, इसको K प्लस, यानी हम सबसे पहले हमने धनायन को नाम दे दिया पोटेशियम। अब हम नाम देंगे संकुल को। देखिए बच्चों संकुल को ध्यान से देखिए, ये संकुल है। संकुल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें लिगेंड क्या है, एक ही लिगेंड है साइनाइड और उसकी संख्या कितनी है 6, यानी हम क्या लिखेंगे हेक्सासाइनो। देखिए इसके लिए हम साइनो काम में लेते हैं, हेक्सासाइनो। देखिए बच्चों समझिए, हेक्सासाइनो। और देखिए हमारा जो संकुल है वो ऋणात्मक है और हमारा धातु क्या है Fe, तो हम काम में लेंगे फेरेट। क्या काम में लेंगे, फेरेट। भाई हमने पढ़ा है ना कि जब ऋणात्मक संकुल होता है तो धातु आयन के नाम के अंत में 8 लग जाता है। तो देखिए पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, हेक्सासाइनोफेरेट। ठीक है। अब ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में हम लिखेंगे जो हमारा ये धातु आयन है इसका ऑक्सीकरण अंक, और वो भी रोमन संख्या में लिखेंगे। अब इसका ऑक्सीकरण अंक कैसे निकालेंगे, देखिए जो समझने की कोशिश करिए। देखिए हमारा FeCN6-4 ये हमारा संकुल है, हमें इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है। देखिए समझ लीजिए, इसको हम मान लेते हैं x। क्या मान लिया हमने, x। ठीक है। प्लस ये Cn है। देखिए बच्चों Cn -1 के रूप में होता है ना, तो हम क्या करेंगे 6 को गुणा कर देंगे -1 से। ठीक है। और इस पूरे पे आवेश कितना है -4। क्लियर है। तो देखिए ये हो जाएगा x -6 बराबर -4, और जब -6 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा और x बराबर निकल के आएगा हमारा प्लस का 2, यानी +2 निकल के आएगा। यानी हमारी जो Fe यानी जो फेरेट है, या हम बोल सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे आयरन का जो आयन है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, सेकंड। क्या है, सेकंड। तो हम रोमन में लिख देंगे सेकंड। तो देखिए इसका IUPAC नाम क्या हो गया, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड। क्लियर है। आया समझ में आपको ये वाला एग्जाम्पल। दूसरा देखिए बच्चों, दूसरे को समझने की कोशिश करिए। देखिए हमारा दूसरा, अगर आप उपसे संयोजन यौगिकों को देखेंगे तो देखिए इसमें देखिए ये टूटेगा Na+ का
और AgCN2 ये टूटेगा हमारे माइनस का, ठीक है, यानी संकुल माइनस का है और Na प्लस का है। सबसे पहले इसको हम धनायन को नाम देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा सोडियम। क्या हो जाएगा? सोडियम, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे भी साइनाइड ही लिगेंड है और कितनी बार है? 2 बार। तो हम 2 के लिए क्या काम में लेंगे? डाई, यानी यहाँ पे हो जाएगा डाई साइनो, ठीक है, समझिए, डाई साइनो। और Ag अर्जेंटेट, क्या बोलेंगे इसको? अर्जेंटेट, क्योंकि हमारा ऋणात्मक लिगेंड है। अर्जेंटेट, डाइसाइनो अर्जेंटेट। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इसका ऑक्सीकरण अंक, यानी जो Ag है, ये जो धातु आयन है Ag, इसका क्या ऑक्सीकरण अंक है? तो निकाल लीजिए। देखिए, इसको मान लेंगे x, ठीक है, प्लस ये 2 है, साइनाइड पे -1 आवेश होता है और इस पूरे पे आवेश है -1, तो ये हो जाएगा x -2 बराबर -1 हो गया। और जब ये -2 को उधर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस का 2, और प्लस के 2 में से -1 गया, तो ये हो जाएगा x बराबर +1। तो देखिए हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये 1, ठीक है। तो इसका IUPAC नाम क्या हो गया इस उपसे संयोजन यौगिक का? सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट। क्लियर है? तो देखिए बच्चों, ये दोनों आपको समझ में आए होंगे। और देखिए बच्चों, इसी तरीके से जो हम लोगों ने अभी यहाँ पे नियम पढ़े हैं, इन नियमों को काम में लेते हुए आप इन उपसे संयोजन यौगिकों के नामकरण को, यानी इनके IUPAC नाम को लिखने की बार बार प्रैक्टिस करिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको लिखने में उतनी ही आसानी होगी। और सबसे पहले जरूरी है कि आपको लिगेंडों के नाम पता हो कि किस तरीके से IUPAC में लिगेंडों को नाम दिए जाते हैं। क्लियर है? तो इनके आप बार बार प्रैक्टिस करिए। और देखिए, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक समाप्त हो गया है और आगे आने वाले वीडियो में हम उपसे संयोजन यौगिकों के समावेता के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।